नागपुर में जगमोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीरव और बेटी दिव्या थे। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बड़ा प्यार था। वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे। दोनों भाई बहन की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब दिव्या के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दिव्या के लिए आदेश नाम का एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार लगता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दिव्या? दिव्या शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दिव्या के ससुराल में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसने संभाल ली। इधर आदेश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दिव्या घर संभालती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं। कुछ समय बाद दिव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके आने से उनके परिवार में खुशियां और भी बढ़ गई। लेकिन फिर एक रोज आदेश की अचानक ही नौकरी छूट जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा? घर खर्च चलाने के लिए अब हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तुम देख तो रही हो दिव्या, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। मैं अपने भाई नीरव से इस बारे में बात करती हूँ, अब वही हमारी मदद कर सकता है। दिव्या नीरव को फोन करके उसे सारी बात बताती है। सच में भाई, हम बड़े परेशान हैं। काफी समय हो गया इनको नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। डोंट वरी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए, आप परेशान मत हो। ये कहकर नीरव फोन रख देता है और अगले दिन अपने बॉस से कंपनी में वैकेंसी की बात करता है। देखो नीरव, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मेरे पास पूरा स्टाफ है। मैं जबरदस्ती किसी को भी भर्ती करके अपने ऊपर बेफालतू का खर्चा नहीं बढ़ा सकता। नो प्रॉब्लम सर। फिर नीरव ने अपने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी और आखिर में नीरव दिव्या को फोन करके बताता है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए कई जगह पर बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। वो क्या है ना, इस वक्त कहीं भी नौकरी नहीं है। अच्छा, अब इन्हें मजबूरन ही कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी, आपको किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, आप मुझसे बेझिझक कहना। अब आदेश को मजबूरी में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम ही करना पड़ता है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर खर्च चल पा रहा था। उधर नीरव का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी माँ आशा देवी नीरव के लिए लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवन्या को आदेश पसंद आ जाता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में नीरव को 60 लाख नगद, एक गाड़ी और जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दिव्या नीरव को फोन करती है, भैया आदेश जी पर बहुत कर्जा हो गया है। वो फैक्ट्री में ओवरटाइम करके भी इतना नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 13,000 ही बन पा रहे। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या तुम मुझे 25,000 रूपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही तुम्हारे अकाउंट में 50,000 डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो। नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो कोई भी इनको नहीं पूछता। दीदी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे तो आप बस मुझे बता देना। ये कहकर नीरव फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीरव दहेज में मिले पैसे या अपनी सैलरी में से अपनी बहन को कुछ भी पैसे दे। फिर वो नीरव से कलेश करना शुरू कर देती है। आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो हर बार उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो ये सब झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 60 लाख निकलवाने की होगी। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती है, और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सका तो मेरा भाई होना ही गलत है। तुम ना सच में बड़े ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी समझ में क्यों नहीं आती? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं बल्कि अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस समय ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। नीरव शिवन्या की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिव्या आदेश और टिया के साथ मायके आती है। दिव्या तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवन्या उससे उखड़ी उखड़ी रहती। कुछ देर बाद शिवन्या सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो सभी को डाइनिंग टेबल पर मेथी के पराठे, मक्खन और दही के साथ परोसती है। सभी नाश्ता करते हैं। आदेश की प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए वो जैसे ही प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवन्या गुस्से में बोलती है, मैंने आपके लिए 3 ही पराठे बनाए थे जो कि आप खा चुके हैं। अब ये पराठे नीरव के लिए हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे। अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। ये सुनकर आदेश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में भी पराठा कम पड़ जाएगा और मेरी और खाने की इच्छा होगी तो क्या तू मुझे भी ऐसे ही मना कर देगी?
नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा? वो हमारे मेहमान हैं। अब तुम नीरव के लिए 2 पराठे और लगा दो। सासू माँ, पराठे सच में बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं खाना। बेटा, मैं शिवन्या की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आदेश वो पराठे खा लेता है। उधर शिवन्या गुस्से में रसोई में बर्तन पटकने लगती है। फिर नीरव बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? आपने शिवन्या से कुछ कहा क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, लगता है भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। दिव्या कोई भी बात नीरव तक नहीं आने देती, लेकिन शिवन्या की ये बात आदेश के दिल पर लग चुकी थी और उसने दिव्या से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए दिव्या। हमारे यहाँ रहने से शिवन्या का काम बढ़ गया है। चलो वापस अपने घर चलते हैं। वो दोनों वापस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत है। इसलिए अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आदेश के साथ साथ दिव्या भी नौकरी करने लगी। फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे। पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पायल जहां सांवले रंग की थी, तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें जवान हुईं। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई। पायल ढेरों अरमान मन में संजोए अपने ससुराल आई, लेकिन ईंट गारे से बना ढांचा ही अब उसका घर था। ये देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पायल बाजार में सब्जी लेने पैदल जा रही थी, तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बहन अनुष्का की नजर उस पर गई। वो गाड़ी से उतर कर बोली, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी अनुष्का। खैर ये बता, तू कैसी है और यहाँ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो विनय ने खरीद ली है। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विनय के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई, तो सोचा आपसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम अमीर लोगों के पास ये सब सब्जी वब्जी लेने का टाइम ही नहीं होता ना। ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मजे में हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी गांव, वहीं बस्ती में मेरा घर है। अच्छा खैर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज पायल अपने पति उमेश से बोली, सुनिए जी, अपने घर में ना प्लास्टर करवा लो, दीवार की दरारों से मच्छर घुस आते हैं। बस कुछ दिन और गुजारा कर लो। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनुष्का पायल के घर आई, शॉर्ट ड्रेस, आंखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आस पड़ोस के लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे अनुष्का तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करे दीदी, अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा अब क्या यहाँ दरवाजे पर ही बातें करोगी? चलो अब मुझे अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महल को। अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी ईंट की चार दीवारी को ही देखती रह जाती है। फिर पायल के हाथों में तरह तरह के मिठाइयों के डिब्बे और ढेर सारे गिफ्ट देती है। फिर कुछ देर बाद पायल पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी सांस फूली हुई है। गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ। सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा वैसे यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो मैंने सुबह लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही। यू गोबर, छी! मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा मैं चलती हूँ। अनुष्का तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। चाय? अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं रहने दो दीदी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ केसर पिस्ते वाले दूध ही पीती हूँ। अच्छा मैं आपको ना मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है, उसका इनविटेशन देने आई थी, आपको आना है। ओके, इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पायल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था। अब वो परेशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को उमेश घर आया तो वो बोला, पायल
अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है, और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए। पायल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहाँ क्या लेकर जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बेहद पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है। उसकी ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गई। पायल ने अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गई। ओफो दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों के घर कैसे बनकर जाना चाहिए। अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है। तभी वहाँ अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आटे के लड्डू बनाकर लेकर आई थी। पहले बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ। जाओ यहाँ से। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की। अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विनय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते, इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल से कहते हैं, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए, लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विनय और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए, इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक फैसला लिया। पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनय से जाकर कहने लगी, विनय, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुष्का को यही कहना कि ये उसी का बेटा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। अनुष्का होश में आ चुकी थी, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो हाथ जोड़कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए मां बनने के सुख से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिए। Thanks for watching.